नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो थोड़ा सा लेक्चर आने में इसलिए डिले हो गया क्योंकि माइक बच्चों खराब हो गया था। आप ये देख पा रहे हैं, मैंने दूसरा माइक लगाया हुआ है। खर्चा बहुत है। ठीक है, चलिए। लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया हुआ है आपको कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तो वो मैं कराऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अब आपकी रेगुलर क्लासेस आने लग जाएंगी। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो आइए एक बार थोड़ा सा लास्ट क्लास का याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात किया कि हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। और ये इसमें दो यूनिट है, इंट्रोडक्शन एंड अनदर वन इज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। जिसमें हमने जो इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है, पहला यूनिट हमने स्टार्ट कर लिया था। और उसमें बहुत सारी बातें हमने की थी। पहले हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को समझा था। तो बेसिक्स में हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट हमें सिखाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों जरूरी है बच्चों, क्योंकि सर धरती पे जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं, अगर वो इस धरती पे उपलब्ध है, इस जिस कमरे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, या आप जिस घर में रहते हैं वहां पर, यदि आपको कोई भी वस्तु नजर आ रही है, कुछ भी नजर आ रहा है, तो हर एक चीज अपने आप में क्या है, रिसोर्स। और रिसोर्स की अपनी एक समस्या है कि ये जो रिसोर्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। और जो हमारी वांट्स हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। अब देखो भगवान कितना चतुर है, उसने क्या किया, वांट्स को अनलिमिटेड बना दिया, और वांट्स को पूरा करने के लिए चाहिए रिसोर्सेज, उसे लिमिटेड बना दिया। अब हमें बहुत कुछ चाहिए पर हमारे पास है कम। है तो सबके पास थोड़ा बहुत, लेकिन जिसके पास जितना है उसको वही कम लगता है। इस वजह से जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर स्केर सिटी है। स्केर सिटी का मतलब क्या है सर, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां हमें ज्यादा चाहिए पर हमारे पास कम है, मतलब स्केर सिटी है। हमें 100 रुपए चाहिए लेकिन हमारे पास 90 रुपए है, स्केर सिटी है। हमें 2 टी-शर्ट चाहिए, हमारे पास एक है, स्केर सिटी है। हमें 2 जीन्स चाहिए, हमारे पास एक है, स्केर सिटी है। समझ आ रही है? हम एग्जाम देने जाते हैं, हमारे को 4 घंटा चाहिए लेकिन 3 घंटा मिलता है, स्केर सिटी है। हमें 3 घंटा चाहिए, हमें 2 घंटा मिलता है, स्केर सिटी है। यस और नो? तो स्केर सिटी बच्चों किसको जन्म देती है, चॉइस को। और चॉइस की वजह से हम क्या बनाते हैं, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। ये बेसिक डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था। दूसरा जो बेसिक डिस्कशन हमने किया था, वो ये किया था कि अगर आप सीए फाउंडेशन का सिलेबस देखें, तो सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो जनरल इकोनॉमिक्स नहीं है बल्कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है। और जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया किसने, जॉर्डीन साहब ने। और वैसे तो जनरल इको के लिए क्या वर्ड यूज होता है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। तो अगर पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, तो आंसर है एडम स्मिथ। और अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए पूछा जाए तो आंसर है जॉर्डिन। जॉर्डिन साहब बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर के क्या कहते हैं कि देखिए, जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो तो थ्योरी होती है। अब किताबों में जो बातें लिखी होती हैं वो बेसिक बातें लिखी होती हैं, विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवन जनरली। पर जो चीज आपके ऊपर अप्लाई होगी वही चीज मेरे ऊपर अप्लाई होगी, ये जरूरी नहीं है ना। जैसे कि आप यूं समझिए कि मैं टॉपर हूं,
तो मैंने एक जनरल गाइडलाइन आपको दे दिया जी, मैं ऐसे पढ़ता था, ये पढ़ता था, इतने घंटे का मेरा शेड्यूल था, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद था, मैं इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देता था, इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करता था। अब ये मैंने आपको दे दिया एक जनरल आइडिया, जो कि एक थ्योरेटिकल है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब ये एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी आपके ऊपर अप्लाई हो जाए ये तो जरूरी नहीं। हाँ, सिमिलर स्ट्रेटेजी अप्लाई हो सकती है, बहुत हद तक सेम स्ट्रेटेजी भी अप्लाई हो सकती है, बट एग्जैक्ट सेम कभी अप्लाई नहीं होगी। तो मेरे दिए गए गाइडेंस से आप समझ करके अपने दिमाग को अप्लाई करते हैं कि चलो भाई, इन भाई साहब ने ये पढ़ा तो इस तरीके से ये टॉप कर गए। अब मुझे क्या करना है ऐसा, इन्होंने जो 10 बातें बताई, 10 की 10 तो मैं नहीं कर सकता हूं, पर इसमें से 5 बातें अडॉप्ट कर लेता हूं, 5 अपनी लगा लेता हूं। तो हर आदमी का अपना तौर तरीका है। जो थ्योरी मैं आपको दे रहा हूं, आप उसी थ्योरी का इस्तेमाल करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। समझिए बात को। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो 50-60 हजार रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो दोनों ने तो सेम किताब पढ़ी है, पर दोनों का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो यही हमें बताया जाए, जैसे डिमांड सप्लाई मार्केट के जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, वो आप भी वही पढ़ रहे हो, मैं भी वही पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होगा यही पढ़ा रहा होगा। लेकिन क्या एग्जैक्टली हम इसी तरीके से अप्लाई करके सक्सेसफुल हो सकते हैं? आंसर इज नो। तो देखिए, जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी का भी कोई फायदा नहीं है ना, जो हम रियल लाइफ में अप्लाई ही ना कर सके। तो अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से तो पढ़ रहे हैं ना, कि हम उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। तो थ्योरी के और प्रैक्टिकल के बीच में एक गैप है। जैसे आप यूं समझिए कि थ्योरी हमें 50% सिखा दे रहा है, लेकिन 50% का जो है गैप आ रहा है, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज से ही होगा। आप जब सीए इंटर कर लेते हो तो भाई आप 2 साल की आर्टिकलशिप पे भेज दिए जाते हो, फिर कहा जाता है आप फाइनल के लिए एलिजिबल होगे। क्यों? क्योंकि जितना आपने इंटरमीडिएट तक तो ज्ञान जो आपको मिला है, उसको पहले प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो तो सही। तो अगर किताबें पढ़ करके आप सीए हो जाते तो आर्टिकलशिप का नियम नहीं होता, आपको क्यों ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता कि प्रैक्टिकली जाओ काम करके देखो? इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में बच्चों एक गैप है, और इस गैप को फिल करने का काम कौन करता है? बिजनेस इको। ये मैंने आपको, इतनी डिस्कशन मैंने आपके साथ लास्ट क्लास तक की थी, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बस एक टॉपिक है। आपको इसको, हाँ, इंस्टीट्यूट आपसे चाहता जरूर है कि आप इसको प्रैक्टिकली पढ़े समझे, पर इतना टाइम किसको है यार। ठीक है, चलिए, समझ आ गई बात। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी लास्ट क्लास में। अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, डिसीजन मेकिंग क्या है बच्चों? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बच्चों डिसीजन लेना। कोई आदमी कुंडली पे विश्वास करता है, कोई न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करता है, कोई अलग तरह के मूलांकों पे विश्वास करता है। लेकिन आपका जीवन एक्चुअली में है क्या? आपका जीवन है आपके लिए गए डिसीजंस का परिणाम, आपके लिए गए डिसीजंस का कंक्लूजन। जैसे तुमने डिसीजन ले लिया कि मैं सीए करूंगा, तो इसमें कौन सी कुंडली, कौन सा भाग्य आ गया? अब तुम्हारा पूरा जीवन उस तरीके से चलेगा। तुमने सोचा कि मैं कॉमर्स लूंगा, अब तुम्हारा जीवन कुछ उस तरीके से चलेगा। समझ आ रही है बात? तो जीवन क्या है? हमारे लिए गए डिसीजंस का परिणाम है। मैं यहाँ इस वजह से खड़ा हूं क्योंकि मैंने इस तरीके के डिसीजन लिए, तो मुझे आज पढ़ाना पड़ रहा है। कल को आप जैसा डिसीजन लेंगे वैसा आपका लाइफ होगा। तो लाइफ में भी बच्चों डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और बिजनेस में तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन डिसीजन लिया कैसे जाता है? क्या हर व्यक्ति 100% सही डिसीजन ले सकता है? या बच्चों, जो भी हम आज डिसीजन लेते हैं, जो हम प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं, वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। लेकिन फ्यूचर ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। समझ रहे हो दुविधा क्या है? आप जो डिसीजन आज ले रहे हैं वो इसलिए तो ले रहे हैं कि वो आपके फ्यूचर को निर्धारित करेगा, लेकिन आपने तो फ्यूचर देखा ही नहीं है। यानी डिसीजन मेकिंग बच्चों कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। आज की परिस्थिति को आपको देख के लग रहा है कि ये वाला डिसीजन फ्यूचर में फ्रूटफुल होगा, बट फ्रूटफुल हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो डिसीजन मेकिंग बच्चों एक्यूरेसी की गारंटी नहीं करता, पर हाँ, मिस्टेक करने से बचाता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। डिसीजन मेकिंग बच्चों रिस्क को खत्म तो नहीं करेगा, क्योंकि रिस्क कभी खत्म हो ही नहीं सकता, पर रिस्क को मिनिमाइज जरूर करेगा, बर्डन को कम कर देता है।
अब जब डिसीजन लेना क्यों पड़ता है, ये भी बात है। देखो, हमारे पास क्या होते हैं, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, पर इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि एक साथ सारी चीजों को पूरा नहीं किया जा सकता, पर एक एक करके बहुत सारी चीजों को पूरा किया जा सकता है। तो डिसीजन मेकिंग हमें बताता है कि हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव है, मान लीजिए 5 ऑल्टरनेटिव है, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। अब हमें देखेंगे कि इसमें से जो सबसे ज्यादा इस वक्त देख करके जो फ्यूचरिस्टिक है, फिजिबल है, बजट फ्रेंडली है, मेरे लिए ठीक है, मुझे सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें देख करके मुझे लगा बी ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ए खराब है, सी खराब है, डी खराब है, ई खराब है। कोई और व्यक्ति हो सकता है जिसे ए, सी, बी सब सूट करेगा, लेकिन आपको बी सूट कर रहा है। तो आपने इन वेरियस ऑल्टरनेटिव में से एक ऑल्टरनेटिव चुना और उसके ऊपर आपने जी जान लगा करके काम किया, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये बताइए, डिसीजन मेकिंग कभी भी थ्योरेटिकल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो एक व्यापारी को भी भाई डिसीजन लेना पड़ता है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं, कैसी मार्केटिंग करूं, कैसी पैकेजिंग करूं, किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करूं, कितना सेल पे पैसा खर्च करूं, कितना मार्केटिंग पे पैसा खर्च करूं, सारी बातों, एडवर्टीजमेंट एंड ऑल, बहुत सारी चीजों का डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये बताइए, क्या ये सारी चीजें थ्योरेटिकली पॉसिबल है? ये सब तो आपको प्रैक्टिकली ही करना पड़ेगा ना। और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बिजनेस सीखो। यस और नो, क्या पढ़ना पड़ेगा? बिजनेस सीखो। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? चूजिंग द बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या लिखा है स्टडी मटेरियल में। देखिए, लिखता है द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड अपॉन साउंड, साउंड मतलब गुड, feasible एंड इफेक्टिव डिसीजंस। डेफिनेशन क्या है? डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम टू और मोर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव टू अचीव अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मुझे किस रास्ते पे जाना है, उस रास्ते को चुनना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। आपने भी तो 12th पास किया था, बहुत सारी चीजों में जा सकते थे, आप सीए में कैसे आए? डिसीजन मेकिंग के दम पे ही तो आए। हो सकता है आपको भी कहा गया होगा सोच लो, अभी भी मौका है, बाद में मत कहना अपनी मर्जी से जा रहे हो। अभी भी समझा रहे हैं सीए में कुछ रखा नहीं है, लेकिन तुम कहते कोई बात नहीं जी, देखी जाएगी, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो यानी आपका मन कह रहा है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से ये ऑल्टरनेटिव बेहतर है। जैसे कि बच्चों, आजकल तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी 4 साल में मिलती है, और ग्रेजुएशन की डिग्री के 4 साल के बाद बेरोजगारी गिफ्ट में मिलती है। तो भाई यही 4 साल 5 साल मैं क्यों ना ऊपर वाले का नाम लेकर के एक प्रोफेशनल कोर्स में लगाऊं, सीए में लगाऊं, जहां से मेरे लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया का सबसे महान कोर्स सीए है, लेकिन इतना तो तय है कि बेरोजगार तो नहीं रहने देगा, स्किल तो मेरे अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो मेरा मित्र जो 4 साल बीकॉम में मौज मस्ती करके आया, मैं सीए बन के आया, अब मैं नौकरी लेके मौज मस्ती करूंगा। जीवन में सबसे बड़ी समस्या बच्चों फाइनेंशियल समस्या होती है। जब वो समस्या खत्म हो जाती है, तो उसके बाद की आप सारी समस्याएं हैंडल कर लेते हो, क्योंकि सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो पैसों से ही आता है। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि जो पैसा होता है वो दुख भी नहीं आने देता है। समझिएगा इस बात को, ठीक है? चलिए, तो इन सिंपल वर्ड, डिसीजन मेकिंग मींस चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ सेवरल पॉसिबल ऑप्शंस। देखिए, जो पहला चैप्टर है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाऊं, और लेकिन भाई देखो, जो सिलेबस है वही पढ़ा रहा हूं। अब इसमें बोरिंग इंटरेस्टिंग तो देखना नहीं है, बस देखना है कि एग्जाम में आता है तो भाई पढ़ना पड़ेगा।
चलिए, अब क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझना है कि आखिर दिक्कत क्या आ रही है, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को निकालने, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना है, मतलब जो जो रास्ते आपने चुने उनमें से देखना तो पड़ेगा ना किस रास्ते पे चलना ठीक होगा। तो आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुना, फिर आपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया और अब आप देख रहे हो। इवेलुएट करना भी तो जरूरी है कि हमने जो डिसीजन लिया ये ठीक भी है कि नहीं। डिसीजन मेकिंग को इवेलुएट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि आपको उस डिसीजन मेकिंग से ये समझ में आ गया कि नहीं ये डिसीजन गलत ले लिया गया है, तो आप तुरंत उसको छोड़ करके दूसरे डिसीजन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप उसको इवेलुएट ही नहीं करोगे और कंटिन्यूअसली उस पर लगे रहोगे तो अंततः आपको फेलियर हाथ में लगेगा। इसीलिए डिसीजन मेकिंग को रिव्यू करना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब हम जब व्यापार में आते हैं बच्चों, तो बड़ी सारी समस्याएं हमारे सामने आती है। पहला तो यही कि ये जो बिजनेस हमने सोच रखा है इसमें हमें आना चाहिए कि नहीं। दूसरा, शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट। हम इस प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो क्या मुझे तब भी आना चाहिए? अच्छा, आपके लिए एक सवाल है, अगर किसी बिजनेस में बच्चों बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पहले से हजारों प्लेयर उसके अंदर है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको इसी में आना चाहिए, तो ये जानते हुए कि इस मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं देखूंगा आपके क्या व्यूज हैं। क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूं। आप देख रहे हो कि बहुत सारा जो है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि मुझे उसी प्रोडक्ट में आना है, तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। इफ द फर्म डिसाइडेड ऑन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट विच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें कि कैपिटल इंटेंसिव का? लेबर इंटेंसिव में जहां हम बच्चों ह्यूमन एफर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल कम करते हैं, और जब बात होती है कैपिटल इंटेंसिव की तो हम मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और ह्यूमन एफर्ट यानी कि लेबर का इस्तेमाल कम करते हैं। फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोड्यूस द नेसेसरी इनपुट, इनपुट यानी कि बच्चों रॉ मटेरियल, एंड व्हाट प्राइस टू हैव कॉम्पिटेटिव एज इन द मार्केट। देखो, भारत जैसे देश में ये बड़ी खतरनाक चीज है। पहले तो ये पता करना है कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाए, और याद रखिएगा आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं उतना नहीं बताऊंगा। आपका प्रोडक्ट चाहे कितना ही अच्छा है, क्या मार्केट वैल्यू है इसकी, क्या गजब की क्वालिटी है, लेकिन अगर आपने प्राइस गलत डिसाइड कर दिया, कीमत आपने गलत रख दी, आपका प्रोडक्ट मिजरेबली फेल हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए बच्चों पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें प्राइस मेकिंग ही सिखाया जाता है कि आखिर वस्तु की कीमत निर्धारित कैसे की जाती है, क्योंकि एक प्राइस जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और भारत जैसे देश में तो खास तौर पे। भारत जो है बच्चों, इंडिया के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी। आप प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, तालियां बज रही हैं। आप कस्टमर सर्विस बढ़िया बनाओ, तालियां बज रही हैं, हर चीज में तालियां बज रही हैं। आप 10 रुपए प्रोडक्ट पे बढ़ा दो, सारी ताली बंद। 10 रुपए प्रोडक्ट पे घटा दो, तालियां बज रही हैं। तो भारत देश बहुत प्राइस सेंसिटिव है बच्चों। यहाँ के लोगों को सब कुछ पसंद आता है, बस एक कीमत आप मत बढ़ाइए, बाकी सब ठीक है। तो देखो हाजमोला ने क्या किया, बहुत लंबे समय से 1 रुपए का बिक रहा था, लेकिन अब भाई इतनी महंगाई हो गई, कैसे 1 रुपए में बेचे? लेकिन हाजमोला ने भी कहा कि यार अगर कीमत बढ़ाई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हाजमोला के पैकेट में पहले 6 गोली आती थी, हाजमोला ने उसको 4 गोली कर दी, लेकिन रखा 1 रुपए, ताकि जो प्राइस है ना वो स्टेबल रहे। शुड द फर्म मेक कंपोनेंट्स और बाई देम फ्रॉम अदर फर्म्स, मतलब जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं वो हम खुद बनाए या किसी दूसरे फर्म से खरीद के असेंबल करके बेचे। ऑप्टिमम आउटपुट क्या रखे और किस कीमत पे बेचे। हाँ, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आप जो भी वस्तु बना रहे हैं उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसका टारगेट कस्टमर कौन सा है। अब आप गोवा के बीच पर जा करके साड़ी का दुकान लगा दोगे, नहीं बेच पाओगे। जो स्टूडेंट एरिया है, जहां पर जैसे मैं लक्ष्मी नगर से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब जो स्टूडेंट एरिया है वहां पर आप बहुत महंगा कैफे खोल दो, नहीं चलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आपका प्रोडक्ट का प्लेसमेंट है वो कैसा है।
आपको सही कस्टमर को टारगेट करना पड़ेगा, तभी आपकी वस्तु बिकेगी। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे मोमोज खाने का बहुत ज्यादा कल्चर है, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाकर के मोमोज में सोचोगे उपलब्धि पालो तो मुश्किल है। समझ रहे हैं? उसी तरीके से आप मुंबई में जाएंगे तो आपको वड़ा पाव का कल्चर ज्यादा मिलेगा, वहां का प्रोडक्ट प्लेसमेंट अलग है। आपको दिल्ली में अब वड़ा पाव जैसी चीजें आ गई हैं, लेकिन दिल्ली के लोग वड़ा पाव को कुछ खास बेहतर समझते नहीं। कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चूज किया जाए, मार्केटिंग का बजट क्या रखा जाए, और जो भी भविष्य में होने वाली रिस्क और अनसर्टेनिटीज हैं उनसे कैसे निपटना है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये हमारे सामने कितने इश्यूज नजर आते हैं बच्चों? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। अब ये बताओ, ये जो 11 इशू तुमको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये 11 इशू में से एक भी इशू, यानी कि एक भी सवाल का डायरेक्ट आंसर किसी भी थ्योरी किताब में दिया है क्या? इकोनॉमिक्स में किसी भी इकोनॉमिक्स की किताब में ये आंसर दिया है कि तुमको कौन से बिजनेस में आना चाहिए? तब तो भाई वो तो खोलो जी, मेरा नाम हिमांशु है, इकोनॉमिक्स की किताब बता तो मुझे किस बिजनेस में आना चाहिए, आंसर मिल जाता। अरे इकोनॉमिक्स की किताब, मेरा नाम हिमांशु है, बता मेरे हिसाब से कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चुनना चाहिए, जवाब मिल जाता। तो क्या इन सभी सवालों का जवाब दुनिया की किसी भी किताब में डायरेक्ट दिया हुआ है? नहीं सर, इन सभी चीजों का जवाब नहीं दिया हुआ है, इनका आइडिया दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ करके एक जनरल कॉन्सेप्ट सीख सकते हो कि कैसे धंधा बनाया जाता है, कैसे बिजनेस बनाया जाता है। तो ये बताओ बच्चों, थ्योरी पढ़ने से काम चलेगा? अब ये जितनी चीजें आप बोर्ड पर पे देख रही हो सारा प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी पढ़ने से कैसे काम चलेगा? इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की जरूरत है। ये सारे सवाल के जवाब कहाँ से आएंगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स से, जब आप थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखोगे। अब इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, ये 11 में से क्या करेगा, 3 इशू डाल देगा, एक चौथा एक और इशू डाल देगा जो कि यहाँ पर नहीं दिया है। अब ये सारे इशू मैंने कहाँ से लिए हैं? स्टडी मटेरियल। सर पूछेगा इसमें से बताओ कौन सा इशू नहीं है। हो सकता है जो चौथा ऑप्शन डाला है बच्चों वो भी एक इशू है, लेकिन क्योंकि वो स्टडी मटेरियल में नहीं है तो वो आंसर नहीं होगा। समझिए, इंस्टीट्यूट जो है खास तौर पे सीए फाउंडेशन, इंटर फाइनल की कहानी तो अलग है, लेकिन सीए फाउंडेशन में जो इंस्टीट्यूट है, मटेरियल के बाहर, स्टडी मटेरियल के बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। आप कोई भी पेपर मेरे पास लाएंगे तो मैं दिखा दूंगा ये लाइन कहां से उठा करके बनाई गई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको ठीक लगेंगे, पर क्योंकि वो स्टडी मटेरियल से मिलते जुलते नहीं है या उनके बारे में स्टडी मटेरियल ने बात नहीं की है, इस वजह से वो आंसर नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो सारा नॉलेज एक तरफ, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कॉमन सेंस एक तरफ, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब तो देखो थ्योरी है जिसे हमें बस पढ़ लेना है, तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, माइक्रो पे बेस्ड है, ये जो सारे पॉइंट हैं हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे समझेंगे। सबसे पहले बच्चों, बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस कह रहा है, तो देखो कोई भी चीज साइंस कब मानी जाती है? देखो साइंस हमें सिखाता है एक्यूरेसी, साइंस हमें सिखाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, और भी बहुत सारी चीजें बताता है। अब एक मैनेजर है बच्चों जो बिजनेस डिसीजन लेता है, तो वो 10 डिसीजन लेता है, 10 में से 9 काम करेंगे, 10 के 10 काम करेंगे नहीं। तो एक्यूरेसी तो होती है पर 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। कॉज एंड इफेक्ट है, बिल्कुल है सर, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस का बढ़ना कॉज है, डिमांड का घट जाना उसका इफेक्ट है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, साइंस किस पे बेस्ड होता है बच्चों? एक्सपेरिमेंट्स पे। क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। भाई एक बात बताइए, बहुत लड़ाई दंगे चल रहे हैं, लेबर बात सुनने को तैयार नहीं है, पर एक आदमी आता है अपनी बातचीत करता है और लेबर उसकी बात सुन लेता है। उसने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया है किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करना है। आप जब सीए बन जाओगे, आप कई बार एज अ फ्रीलांसर काम करोगे, अगले को समझ ही नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है पर फिर भी धंधा जो है लॉस में जा रहा है, आप आओगे तुरंत उसको बता दोगे क्या दिक्कत है। एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है कि नहीं? दो लेबर हैं, आपसे कहते हैं हमारे बस का ये काम नहीं है,
आप हमारी सैलरी बढ़ाओ या एक लेबर और बुलाओ। आप कहते हो भाई ये काम मैं अकेला करके दिखा सकता हूँ, आपने उसे करके दिखाया, आपने पहले से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आप तुरंत बता दोगे बेवकूफ बना रहा है। तो क्या एक्सपेरिमेंट्स भी है? बिल्कुल। तो क्या हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में साइंस के फीचर नजर आते हैं? यस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है। यस। लेकिन एक्यूरेसी नहीं है बच्चों, ये याद रखिएगा। साइंस में 100% एक्यूरेसी होती है। भाई C+O2 करोगे तो CO2 ही बनेगा। अब तुम करो, मैं करूँ, दुनिया का कोई आदमी करे, C+O2 करके H2O नहीं बना सकता है, वो CO2 ही बनाएगा। तो अगर देखा जाए तो क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरी तरह से साइंस है? तो नहीं। तो इसे कहते हैं ये इनएग्जैक्ट साइंस है, या इम्प्योर साइंस है, या सोशल साइंस है। लेकिन ऐसा स्टडी मटेरियल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। स्टडी मटेरियल में सिंपली लिखा है कि इसके अंदर साइंस के फीचर हैं, तो ये साइंस है। समझ आ गई बात? तो आपको ये सब नहीं बताना है कि इनएग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस है, इम्प्योर साइंस है, ये सब कुछ नहीं बताना है। बस आपसे पूछे कि क्या साइंस है, द आंसर इज यस। तो देखिए, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया। और बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स द टूल ऑफ डिसीजन साइंस है, जैसे हम साइंस बेस्ड और भी सब्जेक्टों का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इंपीरिकल टेस्ट का मतलब होता है जब हम एक्सपेरिमेंट करके एक वैलिड रिजल्ट पे ऑलरेडी जा चुके हैं। कोई आदमी कहता है नहीं ये काम ऐसे नहीं हो सकता, हम उसे कहते हैं हम पहले से कर चुके हैं, हमने इंपीरिकली टेस्ट किया हुआ है। इंपीरिकली टेस्ट करने का मतलब क्या है? हमने एक्सपेरिमेंट करके ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है कि ये काम संभव है कि नहीं। समझ आ गई बात? इसी वजह से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में साइंस के फीचर्स प्रेजेंट है, इस वजह से ये भी क्या है? साइंस है। चलिए, तो यदि हमें ये पता चल जाता है बच्चों कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, तो दो बातें सामने आ जाती है, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। देखो, अगर साइंस ही नहीं होता तो फिर ना ही पॉजिटिव साइंस की बात आती, ना ही नॉर्मेटिव साइंस की बात आती। अब क्योंकि साइंस है तो सवाल उठ गया कि फिर ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो दोनों में देखो फर्क क्या होता है। पॉजिटिव साइंस हमें बताता है व्हाट इज स्टेट, या ऐसे समझो सिंपली, ये हमें बताता है व्हाट इज, और ये हमें बताता है व्हाट ऑट टू बी। पॉजिटिव साइंस हमें ना प्रॉब्लम ढूंढ के देता है, और नॉर्मेटिव साइंस हमें समाधान बताता है। जैसे आपसे पूछा गया कि सीए साहब ये बताइए, अभी जो है टैक्स रिफॉर्म्स आ गए हैं और अब तो लग रहा है कि हमारे ऊपर काफी टैक्स आने वाला है। तो आप जवाब में ये कहते हो हाँ वो तो आएगा ही। तो क्या इस बात के बच्चों आपको लाखों रुपए कंपनी पे कर रही है? या आपका जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ सर, बिल्कुल जो है प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन हम लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई ना कोई लूप होल निकालेंगे, कोई ना कोई कमी निकालेंगे और टैक्स को बचाएंगे। आपने हमें रखा ही इसलिए है कि टैक्स को, हम आपके टैक्स को बचा सके। तो ये बताओ, जब आपका सीनियर आपको ये कहता है कि टैक्स की समस्या जो है बढ़ गई है, तो वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम बताता है और आप बताते हो कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपका अप्रोच क्या हुआ? नॉर्मेटिव हुआ। आप ये नहीं बता रहे हो क्या है, क्या है ये तो सबको पता है, क्या किया जा सकता है, ये नॉर्मेटिव अप्रोच होता है। तो एक बात बताओ, जब मैं इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेट करता हूं, तो भाई आप एक मैनेजर हो, तो आप प्रॉब्लम बताओगे या सॉल्यूशन बताओगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या मांगता है, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन? ऑफ कोर्स सॉल्यूशन। अब आपको बिजनेस दिया है चलाने के लिए, आप एक मैनेजर हो और आप भी प्रॉब्लम ही बता रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किस नेचर का हुआ? नॉर्मेटिव नेचर का। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। लेकिन क्या बच्चों बिना सही प्रॉब्लम के सही सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है? जब तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट को बीमारी कौन सी है, अब यही नहीं पता है कि भाई पेशेंट को बीमारी कौन सी है, तो भाई उसको सही दवा दी कैसे जाएगी? तो बिल्कुल अब आपको समझना पड़ेगा कि साइंस तो है नॉर्मेटिव नेचर का,
पर क्या ये बिल्कुल भी पॉजिटिव साइंस का इस्तेमाल ही नहीं करता? जवाब है नहीं भैया, रिलाय तो करता है नॉर्मेटिव साइंस के ऊपर, लेकिन ये पॉजिटिव साइंस को भी साथ में लेकर के चलता है। तो पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? इज इकोनॉमिक्स साइंस, तो कहेगा पॉजिटिव साइंस, फिर कह देगा नॉर्मेटिव साइंस, तीसरा लिख देगा। अब जो बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते ना, वो इस पे टिक लगा करके चले आएंगे। पूरा पूरा क्वेश्चन तुमने पढ़ा नहीं। तीसरे में लिखा है मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। चौथे में लिख दिया मान लो नन। तो अब कौन सा आंसर होगा? अब होगा 3। सर देखो, पॉजिटिव भी है नॉर्मेटिव भी है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, तो इस वजह से नॉर्मेटिव नेचर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को ये पूरी तरह से इग्नोर ही कर देता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगा, तो आप सॉल्यूशन कभी ढूंढ करके दे ही नहीं सकते। लेकिन अगर बच्चों ये ऑप्शन नहीं होता, तो नॉर्मेटिव आंसर होता, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? नॉर्मेटिव। पॉजिटिव तो है ही, लेकिन ज्यादा क्या है? नॉर्मेटिव। तो कंक्लूजन क्या निकला? मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। अब ये लंबी चौड़ी थ्योरी है बच्चों, इसको आप रीड कर लीजिएगा। चलो मैं रीड कर देता हूं तुम्हारे लिए, कहोगे कि सर ने रीड नहीं किया। देखो, इकोनॉमिक थ्योरीज आर developed along two lines, positive and normative. A positive or pure science analyze cause and effect relationship between variables in objective and scientific manner, but it does not involve any value judgment. जो प्रॉब्लम है उसको एज इट इज बता देता है, अपनी तरफ से कोई वैल्यूएबल जजमेंट पास नहीं करता है। भाई ये समस्या है आपके सामने रख दी। इन अदर वर्ड इट स्टेट व्हाट इज स्टेट ऑफ अफेयर, क्या चल रहा है, एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी, क्या किया जा सकता है, ये पॉजिटिव नहीं बताता, क्या किया जा सकता है ये नॉर्मेटिव का काम है। इन अदर वर्ड इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। देखो, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो तुम अपनी प्रॉब्लम क्या करते हो? डिस्क्राइब। प्रॉब्लम क्या करते हो? जी मुझे ये समस्या है, पेट बहुत दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, बुखार रह रहा है। तुम अपनी प्रॉब्लम क्या करते हो? डिस्क्राइब। डॉक्टर समाधान देता है, यानी डॉक्टर बताता है कि कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता। तो तुम डिस्क्राइब करते हो, अपना डिस्क्रिप्शन देते हो, और डॉक्टर साहब क्या देते हैं? प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन क्यों देते हैं? क्योंकि वो बताते हैं व्हाट ऑट टू बी, कैसे तुम्हें ठीक किया जा सकता है। और तुम अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम बताते हो। कहते हैं ना कि डॉक्टर से, वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ रहे हो? तो इसी वजह से डॉक्टर ना प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि सर ये प्रॉब्लम बताता है। और प्रिस्क्रिप्टिव क्यों है नॉर्मेटिव? क्योंकि ये सॉल्यूशन बताता है। समझ आ गई बात? चलो, एज अगेंस्ट नॉर्मेटिव साइड, नॉर्मेटिव है तो इसमें वैल्यूएबल जजमेंट है। वैल्यूएबल जजमेंट का वही मतलब है कि क्या किया जा सकता है। जैसे बोला क्या कि भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए, लोगों को इनकरेज किया जाए कि ज्यादा बच्चे बच्चे ना करें, लोग ज्यादा विवाह ना करें, इस तरीके से। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। जो प्रॉब्लम है उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है। वेलफेयर कंसिडरेशन को नॉर्मेटिव में डाला जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि नहीं, स्टडी मटेरियल साफ साफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या कह रहा है कि ये नॉर्मेटिव है या फिर प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का है, पॉजिटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव नेचर का नहीं है। लेकिन क्या बिल्कुल ही नहीं है? नहीं जी, है। पर ये रिलाय किस पे करता है? नॉर्मेटिव साइंस पे, प्रिस्क्रिप्टिव नेचर पे रिलाय करता है। It suggests application economic principle with regard to policy formulation, decision making, future planning. However, if the firm are established valid decision rule, they must thoroughly understand the environment. पहले एक्चुअली में आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो पहले आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। दिस रिक्वायर स्टडी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। तो बोल दिया कि नहीं?
कि भाई ठीक है, हम ये समझते हैं कि आप नॉर्मेटिव पे रिलाय करते हो, लेकिन आपको पॉजिटिवली जो डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन है इकोनॉमी की उसको भी तो समझना पड़ेगा। सही प्रॉब्लम मिलेगी तभी तो सही सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। दस बिजनेस इकोनॉमिक्स कंबाइन असेंशियल ऑफ नॉर्मेटिव, इसीलिए नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजों को लेकर के चलता है और प्रॉब्लम को क्या करता है, ठीक करता है। डिफरेंस, अब एक डिफरेंस टेबल है, ये होमवर्क है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये जो सारे नोट्स है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, फोन आ रहा था, कर दिया। चल, अब ना बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले ना माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस समझते हैं। देखो, शुरुआत में जब इकोनॉमिक्स थी तो इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स था, लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ कि ना कि हम इकोनॉमिक्स ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे तो इसके पीछे भी बड़ी डिटेल कहानी है, लेकिन उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। हम इकोनॉमिक्स को सिर्फ इकोनॉमिक्स, हमें पता ही नहीं था कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। जैसे अगर आप गूगल पे जाओगे तो आप पूछोगे हु इज द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो आंसर आता है वो आता है J.M. कीन्स। बट एक्चुअली में जो मैक्रो शब्द है उसका सबसे पहले जो इस्तेमाल है रैगनर साहब ने किया था। रैगनर फ्रिच करके नाम है, उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन उसको दुनिया के सामने डेवलप किया, मैक्रो के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने डेवलप किया किसने, हमारे कीन साहब ने, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर है। समझ आ गई बात। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे तो J.M. कीन्स ही करना, रैगनर साहब का नाम मत लेना। देखो क्या होता है ना, एक होती है इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और एक होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब देखो, याद रखना, देश जो है वो लोगों से बनता है। आप मैं हम ही लोग मिलकर के देश का निर्माण करते हैं। भारत की संस्कृति, भारत के तौर तरीके भारत को भारत बनाती है। अब भाई आप अमेरिका का नाम भारत रख दीजिए और तौर तरीके अमेरिकन रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम से तो कुछ होता नहीं है। यानी जो देश के जो लोग हैं वही देश को समर्पित है और वही देश का निर्माण करते हैं। लेकिन देखिए, एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, जैसे मैं हूं, आप हैं, हम लोग जो इंडिविजुअल्स का मतलब जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे एक बिजनेसमैन है बच्चों, अब एक व्यापारी जो है अपना दुकान खोलता है, तो क्या वो उस दिन ये सोच करके दुकान पे बैठता है कि मैं कैसे इस देश की इकोनॉमी को आसमान पे पहुंचा दूं, मैं कैसे अमेरिका का टक्कर दे दूं, मैं कैसे वॉर रुकवा दूं। वॉर तो मोदी जी रुकवाते हैं, मोदी जी पेपर लीक होना नहीं रुकवा पाते, पर वॉर रुकवा देते हैं। खैर चलिए, वो अलग बात है। क्या एक दुकानदार जब गल्ले पे बैठता है तो वो ये सब सोच के बैठता है कि मैं कैसे ट्रंप को जवाब दे दूं, मैं कैसे नेपाल में हो रही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूं? नहीं, वो बैठता है गल्ले पे जाकर के कैसे मेरे पास आज ज्यादा कस्टमर आए, किस तरीके से मैं आज 4 पैसे बनाऊं, कैसे मैं अपनी दुकान को ग्रो करूं। तो ये बताओ, वो इंडिविजुअली अपने व्यापार के बारे में सोच रहा है या देश के बारे में सोच रहा है? सर वो सोच रहा है इंडिविजुअली अपने बिजनेस के बारे में। इसी तरह से हर व्यापारी अपने अपने व्यापार के बारे में सोचेगा। तो जब हर व्यापारी अपने व्यापार के बारे में सोचेगा तो सबका व्यापार आगे बढ़ेगा, और जब सबका व्यापार आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ जाएगा। तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स कंबाइंड बिकम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई देश के सारे लोग जब समस्या में है तो देश भी समस्या में है। यस और नो? तो समय के साथ हमें ये रियलाइज हुआ कि यार एक इंडिविजुअल व्यक्ति की प्रॉब्लम्स अलग हैं, इंडिविजुअल एंटिटीज की प्रॉब्लम अलग है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम अलग है, देश की प्रॉब्लम अलग है। अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी तो देश की समस्या तो अपने आप ठीक हो जाएगी।
देखो, डेवलपमेंट दो तरीके से होती है। एक डेवलपमेंट को बोलते हैं ऊपरी डेवलपमेंट, जहां पर नीचे सब खोखला रहता है, फ्री में ये दे दो, फ्री में वो दे दो, फ्री में ये दे दो, ठीक है। और दूसरा होता है जहां पर जो आपका राजा होता है, राजा से मेरा यहाँ मतलब है जो भी आपका मंत्री है, वो तो राजा ही तो है, वो अपनी प्रजा को इतना योग्य बना देता है कि उसको कुछ फ्री में लेने की आवश्यकता ही नहीं है, वो इतना योग्य है कि वो खुद अर्न कर सकता है। समझ आ रही है बात? तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आर अलग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर अलग। समझ आई बात? तो जो इंडिविजुअल बेस्ड प्रॉब्लम्स है इनको माइक्रो कहा गया, और जो एग्रीगेट मतलब ये इंडिविजुअल को जोड़ करके ही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सभी लोगों की समस्या मिलाकर ही तो देश की समस्या है। तो जोड़ देना, मिला देने को बच्चों क्या कहते हैं? एग्रीगेट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेटिव है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? इंडिविजुअलिस्टिक है। जैसे टैक्स की प्रॉब्लम बच्चों, तो टैक्स की प्रॉब्लम अकेले मेरी प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स रिफॉर्म आएगा तो सारे देश में सबके ऊपर आएगा, तो ये मैक्रो प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ मेरी दुकान पे बुलडोजर चल गया, ये एक माइक्रो प्रॉब्लम है। सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी है जो सिर्फ मेरे धंधे को अफेक्ट कर रही है, दैट इज माइक्रो प्रॉब्लम। समझ आई बात? समझ आई बात? लेकिन देखिए, माइक्रो और मैक्रो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, रादर दे आर इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि माइक्रो से ही मैक्रो बनता है। अब इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। देखो, व्यापारी जब मैनेजर करता है तो देश को लेकर के थोड़ी चल रहा है, उसको तो अपने इंडिविजुअल बिजनेस को ठीक करना है, इसीलिए किस पे बेस्ड है? माइक्रो पे। समझ आ रही है बात? क्योंकि यहां पर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजर की बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये माइक्रो पे बेस्ड है, तो क्या मैं मैक्रो को पूरी तरह से इग्नोर कर दूं? ये बताओ बच्चों। ठीक है भाई, टैक्स का बढ़ जाना भाई मुझे भी तो अफेक्ट करेगा भाई, सारे लोगों के परचेजिंग पावर पे फर्क पड़ेगा ना। इन्फ्लेशन पूरे देश के लिए मैक्रो प्रॉब्लम है, महंगाई आ गई, पर मेरे भी तो दुकानदार, मैं भी तो दुकानदार हूँ, मेरे भी तो कस्टमर के पॉकेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मेरे भी तो सेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली माइक्रो पे रिलाय है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैक्रो को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। तो जैसे पॉजिटिव नॉर्मेटिव में था ना, मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव, वैसे ही यहां पर हम क्या बोलेंगे? मोर माइक्रो देन मैक्रो। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड, लार्जली वर्ड यूज किया, अगर मैं लार्जली काट दूं बच्चों और इसको ऐसे पढ़ूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तब तो इसका मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पे ही बेस्ड है। पर लार्जली लिखने का मतलब क्या है? कि ज्यादा माइक्रो पे बेस्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैक्रो टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो बिजनेस मैनेजर इज यूजुअली कंसर्न अबाउट अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। वो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन की पड़ी है, उसको देश की थोड़ी पड़ी है। उसका खुद का धंधा चौपट हुआ पड़ा है, वो देश की समस्या लेके बैठेगा या अपने धंधे को प्रॉफिटेबल बनाएगा? तो जो बिजनेस मैनेजर होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, वो अपने व्यापार के बारे में सोच रहा है, वो अपनी समस्याओं के बारे में सोच रहा है। और इसी तरीके से अगर सभी व्यापारी खुश हो जाएंगे तो देश की भी समस्या खत्म हो जाएगी। Since business economics is concerned more with the decision-making problems of individual establishment, it relies heavily on microeconomics. But ये तो माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस है, बट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। तो ये वैक्यूम में काम नहीं कर सकता, इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता। टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, वेजेस, सैलरी, मोनोपोलीज, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये भी व्यापार को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, कई बार डायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं। तो ठीक है, मेरी वो चिंता की बात नहीं है, पहले मुझे इंडिविजुअली अपने धंधे को बनाना है, पर ऐसा नहीं है कि मैक्रो डिसीजन मेरे बिजनेस पे असर नहीं डालेगा, बिल्कुल डालेगा, कई बार तो इतना डाल देता है कि पूरा बिजनेस चौपट हो जाता है। और ये बच्चों डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे, ये माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस दिया। चल, यहां तक जनता साथ, आगे बढ़ जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों? साइंस तो है, पर साइंस के साथ साथ आर्ट है। क्यों आर्ट है? देखिए, आर्ट किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं विच इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? सेम काम को जब मैं अलग तरीके से करूं तो मैं क्रिएटिव हूं। सारी दुनिया
एक तरफ चल रही है, मैं उसी काम करने के लिए मैं किसी और दुनिया में चल गया, किसी और तरीके से चल गया। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ये बच्चों जैसे एसी का रिमोट है, अब मैंने इसको कुछ दूसरा डिजाइन बना दिया, मैंने ऐसा एक पेन की तरह रिमोट बना दिया, तो ये इससे भी एसी चलेगा, इससे भी एसी चलेगा, बस ऐसा करके मैं क्रिएटिव हो गया। तो देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी बच्चों मैनेजर की बात होती है। अब ये जो मैनेजर साहब हैं, इनको जो इनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर ह्यूमंस। और इस पूरे व्यापार में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो बिजनेस फैमिली के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, आपके जीवन में भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आएगा कि किस तरह से आप लोगों को अपनी बात मानने के लिए कन्विंस करें। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखो, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब आप ये मत समझिए कि मुझे 10,000 रुपए मिले और मैंने उस पैसे से घर चला लिया, दैट इज नॉट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जब मैं बोलता हूँ तो मैं हाउस मैनेजमेंट की बात नहीं करता हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, मैनेजमेंट, ये बीएसटी में पढ़ाया जाता है 12th क्लास के। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। आप दूसरों से कैसे काम करवा पाते हो, ये डिसाइड करता है कि आपका मैनेजमेंट स्किल कैसा है। तो एक मैनेजर है बच्चों जो 10-20 साल से लोगों को डील कर रहा है, डेफिनेटली वो ज्यादा क्रिएटिव होगा कि नहीं? अरे और छोड़ो यार, तुम बचपन में इस ड्राइंग से तुमने शुरुआत की है कि नहीं? हम सब ने ये हट बनाना शुरू की, इस घर बनाने से शुरू किया है कि नहीं? भाई दिमाग बढ़ा तो ऊपर ऐसे डिजाइन किया, खिड़की लगाई, लोग बनाए, यहाँ से दरवाजे निकाले, पूरी की पूरी सीनरी बना डाली, एक दिन में हो गया? या बनाते बनाते आइडियाज आ रहे थे, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेयर हैंड, शुरू में पढ़ाना शुरू किया था, हाथ कांप जाते थे, लगता था पता नहीं बच्चा कहाँ से क्या पूछ दे, मुझे आएगा कि नहीं। पढ़ के जाना पड़ता था पढ़ाने के लिए। आज भी पढ़ता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ता हूँ। पहले मुझे स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स की तरह पढ़ के जाना पड़ता था, अब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर की तरह पढ़ के आता हूँ। क्या ये एक दिन में हो गया? नहीं। आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एक ही बार में मेरी बात समझ आ जा रही है, ये कई सालों की प्रैक्टिस से हुआ। तो प्रैक्टिस क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तो एक मैनेजर भी किस तरीके से धंधे को चलाए कि लोग उसके कस्टमर सप्लायर 10 तरह के लोगों को लेकर के देख करके चलना है, सबको मैनेज कर रहा है, तो आर्ट है कि नहीं? तो साइंस भी है बच्चों, आर्ट भी है, पर अगेन मोर आर्ट देन साइंस। क्योंकि साइंस में पूरे फीचर मैच नहीं कर रहे थे, पर आर्ट में पूरे फीचर मैच कर रहे हैं। हाँ, या ये पॉइंट ना बहुत बच्चों को समझ नहीं आता। देखो, ध्यान से समझना, यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट प्राइवेट इंटरप्राइजेस, इस पॉइंट को खास तौर पे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, जो बिजनेस इको है बच्चों, ये माइक्रो पे बेस्ड है। तो सर इतना तो समझ में आ गया कि इंडिविजुअलिस्टिक है। इसका मतलब हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए आए हुए हैं, हम सोशल सर्विस के लिए नहीं आए हुए हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट किसी बिजनेस में आती है, तो गवर्नमेंट का जो प्राइमरी मोटिव होता है और जो सेकेंडरी मोटिव होता है, प्राइमरी मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, सेकेंडरी मोटिव होता है प्रॉफिट। ये मत समझिएगा कि गवर्नमेंट कंपनीज का मकसद प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में भी चलती हैं अगर समाज का भला होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी समाज का भला करने नहीं आई है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने आई है। पैसा कमाने के साथ साथ समाज का भला हो जाए, अच्छी बात है, ठीक बात। अब एक बात बताओ, मैं एक प्राइवेट बिजनेस मैनेजर हूं जो प्रॉफिट कमाने के लिए व्यापार कर रहा है, तो क्या मैं कभी भी गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ कंपटीशन करूं? आप एक बात बताओ, मैं एक दवा की दुकान चलाता हूं और मेरे सामने एक चैरिटेबल मेडिकल स्टोर है, मैं कभी उससे जीत पाऊंगा? मैं प्राइवेट बस चलाता हूं, मेरे साथ एक सरकारी बस चलती है, मैं कभी उससे जीत पाऊंगा? आप ये चीज देखिएगा, जहां पर भी बच्चों
सरकारी बसें नहीं चलती है वहाँ प्राइवेट बस जरूर चलती है, और जहां पर ज्यादा सरकारी बस चलती है वहां प्राइवेट बसेस नहीं जाती है, क्योंकि आप उनसे नहीं जीत पाओगे। आप उसको कैसे हराओगे जो जीतने ही नहीं आया है, जो कह रहा है जी मुझे घाटा होगा तो भी मैं काम करूंगा, तो तुम उसको कैसे हराओगे, उससे तुम कंपटीशन कैसे करोगे। तो ये पॉइंट आपको ये समझाता है कि एज अ बिजनेस मैनेजर आप एक प्राइवेट व्यापारी हो, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो दूसरा प्राइवेट बिजनेसमैन होगा, ना कि गवर्नमेंट। तो आप जो भी थ्योरी मार्केट का इस्तेमाल करोगे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, पीछे करने के लिए तो नहीं, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, वो आप कंपटीशन करोगे किसी दूसरे प्राइवेट व्यापारी के साथ, ना कि गवर्नमेंट के साथ। इसीलिए क्या लिखा है, यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो याद रखिएगा आपका कंपटीशन कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ कंपटीशन करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, देखिए जैसे ये है, शॉपकीपर ए है, शॉपकीपर बी है, शॉपकीपर सी है। ये तीनों बच्चों प्रॉफिट के लिए दुकान चलाते हैं, पर इनका एक पड़ोसी है डी, ये गवर्नमेंट का है। तो ये ए बी से कंपटीशन करेगा, बी सी से कंपटीशन करेगा, सी बी से करेगा, ए से, इसको ये लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि ये इनके कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, इससे इनको लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे जीत ही नहीं पाएगा। तो तुम कहोगे सर तो लेकिन ऐसे तो डी इनका पूरा मार्केट खा जाएगा। अरे नहीं खा सकता, ये अकेला ये अकेला कहां से सरवाइव करेगा, कस्टमर के क्या सारे नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा? क्या बच्चों गवर्नमेंट वाकई में इतनी सक्षम है? हाँ, जितना इससे होगा उतना तो कर लेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो ग्राहक है उनको ए बी और सी के पास जाना ही पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो ये आपस में compete करेंगे, इनसे कंपटीशन नहीं होगा। तो देखो, बिजनेस इकोनॉमी largely uses the theory of market and private enterprise. It uses theory of firm and resource allocation in the backdrop of private enterprise economy. गवर्नमेंट से कंपटीशन नहीं करना है बच्चों, समझ गए? चलिए, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच तो आप जानते ही हैं, प्रैक्टिकल इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक का मतलब बच्चों प्रैक्टिकल। अब देखो इसका मतलब समझो, ये से ना ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है इमेजिनरी, या आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जिस्टिंग इन माइंड बट नॉट इन रियलिटी। फिर रिपीट करता हूं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन माइंड बट नॉट इन रियलिटी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी चीजें लिखी हैं वो सब थ्योरी में लिखी है, आप उसे पढ़ करके अपने दिमाग में तो डाल सकते हो, पर उसे एग्जैक्टली एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अजम्पशन पे बेस्ड है। इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है? अजम्पशन पे, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। पर असल जीवन अजम्पशन पे नहीं चलता, असल जीवन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मांगता है। इसी वजह से बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स तो एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसको पढ़ करके एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इमेजिनरी है, वो जनरल है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल, पूरी तरह से क्या है? थ्योरेटिकल है, और अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस्ड है। कहता है प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर टेस्ट विल नॉट चेंज। अरे भाई, प्राइस तो कांस्टेंट रहता ही नहीं, हर 10 मिनट पे बदल जाता है। कंज्यूमर का टेस्ट अगले आधे घंटे के बाद क्या होगा कंज्यूमर को खुद ही नहीं पता, गया शोरूम में खरीदने कुछ और खरीद के लेके कुछ और आ जाता है। तो ये बताओ, जब इकोनॉमिक्स ये कहता है कंज्यूमर टेस्ट विल नॉट चेंज, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, तो क्या ये मतलब प्रैक्टिकल बात है? लेकिन हम इसे पढ़ते हैं कि नहीं, अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी। क्या हम उसे एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, दैट इज प्रैक्टिकल इन अप्रोच। In contrast, business economics is pragmatic in approach as it tackles practical problem with the firm face the real world. इंटरडिसिप्लिनरी है, मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल करता है। मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मतलब इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है और दूसरे भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है। इस देखो, डिसिप्लिन मीन सब्जेक्ट, तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी क्या करता है? इस्तेमाल करता है। अब ये तो सिंपल बात है, ये ऑलरेडी कवर्ड है, पर स्टडी मटेरियल में अलग से दिया है तो मैं आपको भी अलग से बता दे रहा हूँ। देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, जब मैं बिजनेस मैनेजर हूँ तो एक तो मुझे इन बातों का ध्यान में रखना है कि फर्म के अंदर जो चीजें चल रही है उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये इंटरनल इशू कहलाता है। फिर फर्म का रिलेशन आउटसाइड वर्ल्ड से कैसा होगा,
ये एक्सटर्नल रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो स्टाफ है, इम्प्लॉय है, मेरा जो वर्क कल्चर है, ये सब मेरे कंट्रोल में है। तो जितनी भी चीजें मेरे कंट्रोल में होते हैं वो इंटरनल ऑपरेशन का पार्ट होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होता है। पर बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, सरकार की कोई पॉलिसी बदल जाए मेरे बिजनेस पे तो अफेक्ट डालेगी, पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। पर अकेले मेरे बिजनेस पे नहीं डालेगी, मुझसे रिलेटेड जितने भी बिजनेस होंगे सब पे डालेगी। इसी वजह से ये मैक्रो हो गया। तो मैक्रो मीन्स एक्सटर्नल एंड माइक्रो मीन्स इंटरनल। ये था बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर, और ये वही सब देख लीजिए। जैसे इंटरनल में क्या बोला, दीज आर अराइजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और एक्सटर्नल के लिए बच्चों, दीज फैक्टर्स आर आउटसाइड द फर्म कंट्रोल बट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस। पर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से आपको ध्यान रखना है, अगर कंट्रोलेबल है तो इंटरनल है, माइक्रो है। अगर अनकंट्रोलेबल है तो एक्सटर्नल है, मैक्रो है। ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर, जो कि समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग बेसिक प्रॉब्लम शुरू करेंगे। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है या मुझे आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। आप सभी बच्चों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। बाय बाय।